हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 ज्योग्राफी में चैप्टर दूसरा है भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच। तो आइए इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कारण बताएं। पहला सवाल है, भारत के दक्षिण पठार में पहाड़ों की ऊंचाई हिमालय से कम है, इसका कारण क्या है। ठीक है, आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। दक्षिण भारत जो है वो प्रायद्वीपीय है और सबसे पुराना पठार भी है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का एक खंड है, यानी टुकड़ा है, और यह मुख्य रूप से कड़ी रवादार चट्टानों से बना हुआ है। समझ में आ गया, क्योंकि ये दक्षिण जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है वो पुराना पठार है, यानी पुराना ये पहाड़ों यानी रवादार चट्टानों से बना हुआ है, इसीलिए इनकी ऊंचाई काफ़ी कम है हिमालय से। तो यहाँ तक आपका आंसर हो। दूसरा सवाल देखिए, पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्व तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, क्यों। कौन चौड़ा है। पूर्व तटीय मैदान अधिक चौड़ा है पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा। क्यों चौड़ा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं चौड़ा पूर्व तटीय मैदान, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी चौड़ा है, और यहाँ पे देखिए पश्चिम तटीय मैदान ये चौड़ा नहीं है, ये सकरा है। ठीक है, तो इसका कारण हमें बताना है। तो पूर्व तटीय मैदान जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, और यहाँ पे खासकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों का डेल्टा से ये निर्मित है। ठीक है, तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, आपको यहाँ से करना है। पूर्व तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है और उसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की डेल्टा मिलते हैं, इसी कारण से चौड़ा है। तीसरा सवाल देखिए, महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है किंतु उड़ीसा में नहीं, इसका कारण क्या है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। महाराष्ट्र का 80% भाग से अधिक बोसाल चट्टान से बना है, ठीक है, इस कारण महाराष्ट्र में बोसाल चट्टान से बड़ी मात्रा में काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जबकि उड़ीसा में लाल मिट्टी मिलती है जो अग्नेय चट्टान के अवक्षय से और लौह तत्व के कारण लाल होता है। ठीक है, तो इन्हीं कारणों से अलग अलग क्षेत्रों में यानी महाराष्ट्र में काली मिट्टी और उड़ीसा में लाल मिट्टी मिलती है। समझ में आ गया। 4 नंबर सवाल देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर काफ़ी लंबा है और यहाँ पे सैकड़ों द्वीप हैं, क्यों। तो यहाँ पे देखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार, अरब सागर में लक्षद्वीप। ठीक है, तो ज़्यादा द्वीप मिलने का कारण क्या है, तो हम यहाँ से करेंगे। देखिए, अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, इसके अंतर्गत 772 द्वीप है जो सागर मग्न पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, तो ये सागर मग्न पर्वत श्रेणी के स्थिति के कारण। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, भारत का सबसे पुराना मोड़दार पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अरावली, जो पर्वत श्रेणी है राजस्थान में स्थित है, ये काफ़ी पुराना है। ठीक है, ये हिमालय से भी पुराना है, तो इसका हमें आंसर करना है अरावली पर्वत श्रेणी। समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखिए, शिवालिक क्या है। तो हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों में शिवालिक शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ से करेंगे। देखिए, शिवालिक हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है, ठीक है, जिसकी लंबाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1500 मीटर के बीच है। समझ में आ गया। यह हिमालय की नवीनतम रचना है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका आंसर। तीसरा सवाल देखिए, दक्षिणी पठार पर स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे अन्नामुड़ी दक्षिण पठार पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, अन्नामुड़ी। समझ में आ गया। चौथा देखिए, अरावली पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हमने देखा ये काफ़ी पुराना है, तो ये जो है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, हमें लिखना है अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य में स्थित है। पांचवा देखिए, पटकाई बुम क्या है, ये बताना है हमें। तो पटकाई बुम जो है ये पहाड़ियाँ हैं, यानी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिमालय और उसके पार की पर्वत श्रेणियाँ, इसे लुसाई नागा या पटकाई बुम कहा जाता है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, पटकाई बुम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, या आप पर्वत श्रेणियाँ भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए 6 नंबर, उत्तर के पर्वतीय भाग में सबसे ऊँची चोटी कौन है। तो देखिए, उत्तर में क्या है, नेपाल स्थित है। तो भारत के उत्तरी भाग में विस्तृत हिमालय है और उसके सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है एवरेस्ट। हमें लिखना है एवरेस्ट, जो वहाँ सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया। तो इसकी ऊंचाई इतनी है 6000 मीटर। तो हमें लिखना है एवरेस्ट,
या सागर माथा। 7वां सवाल देखिए, गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए, गुजरात का मैदान कहलाता है पश्चिम तटीय मैदान, सबसे चौड़ा भाग, और ये उत्तर से गोवा तक तटीय मैदान कोंकण तट के नाम से ये जाना जाता है। हमें लिखना है कोंकण तट के नाम से। तो इसके बाद प्रारंभ होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए क्या है पहला प्रश्न, संरचना की दृष्टि से भारत के 3 प्राकृतिक विभागों के नाम हमें लिखना है। तो संरचना का क्या मतलब है, भारत की भूमि पर कितने पहाड़ हैं, कितने पठार क्षेत्र हैं, ठीक है, कितने मैदान भाग हैं, वो हो गई बनावट, यानी वो हो गई संरचना। तो हमें 3 बताना है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे। संरचना की दृष्टि से प्राकृतिक क्षेत्र पहला हो गया हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विस्तृत या विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार। कुल 6 हैं लेकिन हमें 3 ही बताना है, तो ये 3 आपको लिख लेना है। दूसरा सवाल देखिए, हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों के नाम लिखना है और उनकी विशेषताएं भी बताना है। तो देखिए काफ़ी अच्छे से हम लोग समझेंगे। हिमालय की 3 समांतर श्रेणियां हैं, आपको ये लिखना है। हिमालय के 3 समांतर श्रेणियां हैं, पहला है हिमाद्री या उच्च हिमालय, दूसरा है हिमाचल या मध्य हिमालय कहा जाता है, और तीसरा है शिवालिक या निम्न हिमालय कहा जाता है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद हम इसके बारे में विशेषताएँ भी लिखेंगे। तो ये पहले लिखिए, अब इसके बाद हिमाद्री लिख के डैश दीजिए, और ये पूरा आपको यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम हिमाद्री यानी उच्च हिमालय से ही हुआ है। ये विशेषताएं हो गई। अब इसके बाद हिमाचल की विशेषताएं, हिमाचल लिख के डैश देना है और यहाँ तक इसको लिख लेना है, इसकी विशेषताएं हो गई। ठीक है, और इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है, और इसमें नदी घाटियाँ और हिम घाटियाँ मिलती हैं। अब इसके बाद हमें लिखना है शिवालिक की विशेषताएँ, तो बस यहाँ तक आपको लिख लेना है। समझ में आ गया? तीसरा सवाल देखिए, पूर्वांचल में कौन कौन श्रेणियाँ आती है, उनका विवरण हमें देना है। तो यहाँ पे देखिए, ये श्रेणियाँ यानी हिमालय के विस्तार जो है वो पूर्वी भाग यानी उत्तर दक्षिण क्षेत्र वो पूर्वांचल कहलाता है। तो इसमें श्रेणियाँ आती हैं, आपको लिखना है पूर्वांचल में पटकाई बूम, नागा पर्वत श्रेणी और लुसाई पर्वत श्रेणी, ये श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, चौथा सवाल देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की भूमि उत्तरी भाग की भूमि से किस प्रकार भिन्न है? तो पहले आप समझिए, प्रायद्वीपीय भारत की भूमि में देखिए दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय है, और ये पुराना पठार है, और इसका निर्माण गोंडवाना भूमि का एक खंड है, और ये रवादार पहाड़ चट्टानों से बना है। ठीक है, और इसकी देखिए ये बनावट कैसी है, उसकी ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। ठीक है, तो ये सारी बातें लिखनी है। और उत्तर भाग का क्षेत्र हम देखते हैं, यह हिमालय का दक्षिण कोई यानी 2400 किलोमीटर, ठीक, ये फैला हुआ है, और ये जो है ये मैदानी भाग है, इसमें कोई पर्वत नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की भूमि का निर्माण मुख्य रूप से कड़ी रवादार चट्टान से हुआ है। इसकी ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। यह उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर पतला होता गया है। वहीं उत्तर भाग का मैदान समतल है, यहाँ कोई पर्वत नहीं है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों में से जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से ये विशाल मैदान है, जो ये काफ़ी उपजाऊ है। समझ में आ गया? पांचवा सवाल देखिए, हिमालय और दक्षिण पठार के पहाड़ों में अंतर हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हिमालय क्षेत्र के जो पहाड़ हैं वो वलित क्षेत्र है, यहाँ ऊंचे श्रृंखलाएँ मिलती हैं, और सर्वोच्च चोटी कौन है? एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। दूसरी तरफ दक्षिण का पठार अर्थात पहाड़ पुराना और गोंडवाना भूमि का खंड है, जो खादर चट्टानों से बना है। इसका फैलाव समतल मैदान की तरह अर्थात ज़्यादा ऊंचे नहीं है। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए आगे 6 नंबर देखेंगे, हिमालय के प्रमुख दर्रों के नाम हमें लिखना है बस। तो ये रहा हिमालय के प्रमुख दर्रे। ठीक है, उमासिला, बुर्जिल्ला, जोजिल्ला, मानला, ये सारे आपको लिख लेने हैं, ये पूरा। 7वां सवाल देखिए, पूर्व तटीय मैदान से पश्चिम तटीय मैदान की तुलना हमें करना है। आप इसे अंतर भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम अंतर यानी तुलना लिखेंगे। देखिए पहले आपको लिखना है पूर्व तटीय मैदान, लिख के डैश देना है। यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसका फैलाव उत्तर से महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर है। ठीक है, और ये सारे यानी डेल्टा इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद पूर्व तटीय मैदान हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे पश्चिम तटीय मैदान। तो यह पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। ठीक है, तो दोनों की स्थिति भी हो गई तुलना में। इसका फैलाव संभात खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक यानी 1600 किलोमीटर लंबा।
और 60 किलोमीटर चौड़ा है। तो चौड़ा कौन सा ज़्यादा है? चौड़ा ये रहा पूर्व तटीय मैदान। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये दोनों तुलना यानी अंतर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम नज़र डालते हैं तो ये रहा चौड़ा पूर्व तटीय मैदान, ये चौड़ा है, और ये पश्चिम तटीय मैदान। तो इसका फैलाव भी हो गया और ये चौड़ाई भी हो गई। समझ में आ गया। 8वां देखिए, तटीय मैदान में 3 झीलों के नाम लिखें। यानी पूर्व तटीय मैदान चाहे पश्चिम तटीय मैदान, कोई भी तटीय मैदान में 3 झीलें हमें बताना है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, देखिए पूर्व तटीय मैदान और ये रहा पश्चिम तटीय मैदान। तो यहाँ पे झील देखिए चिल्का झील है, ठीक है। यहाँ पे एक और है भी है, ठीक है। यहाँ पे किल्लौर झील भी है, किल्लोरी झील। तो हमें 3 ही बताना है। तो हम लिखेंगे चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील ये रहा, इसके बाद किल्लोरी झील ये रहा, और इसी वेवनाथ झील ये रहा। समझ में आ गया। 9 नंबर देखिए, मध्य हिमालय से आप क्या समझते हैं? इसकी 2 घाटियों के नाम लिखिए। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो यहाँ पे देखिए हिमालय की 3 जो समांतर श्रेणियाँ हैं उसमें हिमाचल को मध्य हिमालय कहा जाता है। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। हिमाचल वास्तव में मध्य हिमालय है जिसमें नदी घाटियाँ और हिमानियाँ मिलती है। यानी इस विशेषताएँ सारे इसमें हो गई। यहाँ नदी अपहरण के लक्षण भी दृष्टिकोण होते हैं। कश्मीर और काठमांडू के चित्ताकर्षण घाटियाँ, ठीक है, चित्ताकर्षण घाटियाँ इसी भाग में है। कौन से? मध्य हिमालय में है। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। झेलम नदी इसी घाटी से होकर बहती है, ठीक है। और इसमें हमें बताना है, बस यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमें नदी घाटी भी बताना है। कुल्लू और यहाँ पे है कांडला, विश्व प्रसिद्ध घाटियाँ यानी नदी घाटियाँ भी हैं, वो हिमाचल में मिलती हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 10 नंबर, मध्य गंगा मैदान की विशेषताएं हमें बताना है। तो गंगा का मैदान जो है ये जलोढ़ मिट्टी से बना है, काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मध्य गंगा के मैदान यानी गंगा के मैदान को हम 3 भागों में बांटते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान जैसे प्रयाग तक हो गया, इलाहाबाद तक, और मध्य गंगा का मैदान प्रयाग से राजमहल तक, ठीक है। तो हमें इसे बताना है मध्य गंगा के मैदान की विशेषताएँ। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, यमुना नदी से लेकर, ठीक है, पूर्व से बांग्लादेश की पश्चिम सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यह विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है और इसका लंबाई देखिए इतना है, काफ़ी लंबा है ये। और ये किन राज्यों से गुजरती है ये सारे लिखने हैं, ठीक है। तो बस यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए 11 नंबर, खादर और बांगर किसे कहते हैं? इनमें अंतर स्पष्ट हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी से ऊंचे मैदान बन गए वहाँ नदियों का बाढ़ नहीं पहुँच पाता, जल नहीं पहुँच पाता, ठीक है। या नदियों द्वारा लाए पुरानी मिट्टी से ऊंचे मैदान या बांध बन गए तो उस क्षेत्र को बांगर कहा जाता है, जल नहीं पहुँच पाता, ठीक है। इस क्षेत्र की मृदा चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। वही कछारी भाग जो निचले मैदान है वहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँच जाता है, नई मिट्टी पर जमा कर देता है, उसे खादर कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ष पुनरीकरण यानी प्रत्येक वर्ष होता है और ये उपजाऊ होते हैं, गहन खेती के लिए आदर्श माना जाता है। ये यानी दोनों की परिभाषा भी हो गई और अंतर भी स्पष्ट हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल 12, पूर्व घाट और पश्चिम घाट में अंतर हमें स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम घाट ये रहा, ठीक है, और ये रहा पूर्वी घाट। तो ये यानी इनकी क्या अंतर है दोनों में ये बताना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है काफ़ी अच्छे से। इसके बाद देखिए 13 नंबर, भारत के भौतिक विभागों के नाम हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए भौतिक विभाग तो 6 भौतिक विभाग में बांटा गया है, ये रहा, यानी इन सब के नाम हमें लिखना है 6 तक, ठीक है। और यही हमें अध्याय में पढ़ना भी है, यही इसी 6 के बारे में, समझ गए। 14 नंबर देखिए भारतीय मरुभूमि की विशेषताएं हमें बताना है। अभी हमने देखा भौतिक विभाग में हमें पढ़ना है भारत की मरुभूमि भी, तो इसकी विशेषताएं क्या है, यानी भौतिक विभाग में भारतीय मरुभूमि, इसकी विशेषताएं हमें बताना है। तो देखिए भारतीय मरुभूमि उत्तरी उच्च भूमि से सटे अरावली पश्चिम से दूर मरुभूमि लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर मिलती है, जो थार मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध, यानी ये राजस्थान में है। समझ गए आप। तो ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक हो गया, इसकी सारी विशेषताएं इसमें आ गई। इसके बाद देखिए 15 नंबर, भारतीय द्वीप समूह की स्थिति और उनकी रचना प्रकाश डालें। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है, तो दोनों कहाँ हैं और इनकी रचना किस प्रकार है वो बताना है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। देखिए आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है, ठीक है। तो आपको ये लिखते हुए यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है।
अब इसके बाद ये हो गया अंडमान और निकोबार के बारे में। अब इसके बाद हमें लिखना है लक्षद्वीप के बारे में। ये पूरा लिखते हुए यहाँ तक आपको लिख लेना है, ठीक है। ये दोनों इसमें शामिल होंगे, यानी 3 होते हैं और एक छोटा सा भी और होता है प्रवाल द्वीप फलक, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में हो गया, बस यहाँ तक हो गया। इस सेशन का आखिरी सवाल 16 देखिए, हिमालय के कुछ हिमनदों यानी हिमानियों के नाम बताना है। तो हिमालय के हिमनदों यानी हिमालयन ग्लेशियर के नाम है, पहला है बाल्टोरो और दूसरा है सियाचिन, ठीक है। तो समझ गए आप। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।